हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज सुबह से मुझे टाइम नहीं मिला आप लोगों के बीच आने का, क्योंकि आज मेरी बेटी का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो चुका था। सुबह में इतना ज़्यादा उल्टी कर रही थी, इतना ज़्यादा उल्टी कर रही थी कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। दवाई लेकर आई, दवाई दी, उसके बाद ही जाकर ठीक हुई। क्योंकि थोड़ा सा वेट कर रही थी कि शायद ठीक हो जाएगी, तब तक वेट करते मैं डॉक्टर चली गई, मैं इसे दिखा नहीं पाई। तो इसीलिए फिर मेडिकल दुकान जाके दवा ले आए, दवाई खाई, फिर ठीक हो गई। तो फ्रेंड्स, दूर दूर के रिलेटिव्स हैं, वो लोग फ़ोन करके जो नायरा के बारे में नहीं जानते थे कि नायरा मतलब ऐसी है जो मतलब चल नहीं पाती है, तो वो लोग फ़ोन करके मुझे पूछ रहे हैं अब कि तुम्हारी बेटी ऐसी कैसे हो गई। वो लोग को बस इतना ही पता था कि हाँ मेरी बेटी हुई है, एबनॉर्मल हुई है, ये नहीं पता था। तो यूट्यूब के माध्यम से देख के वो लोग मुझे कॉल करके पूछ रहे हैं, सब अधिकतर लोग, कि कैसे हुई। तो वही मैंने आज सोचा कि चलिए क्यों ना मेरी बेटी ऐसे कैसे हो गई, इसी सब्जेक्ट में आप लोगों से बात करूं, ताकि आप लोग भी जानें कि मेरे साथ हुआ क्या था या मेरे नायरा के साथ हुआ क्या था जो आज नायरा ऐसी हो गई है। मेरा एक बेटा भी है, ये आप लोगों को पता है, जो जानते हैं कि मेरा एक बेटा है, उसका नाम है वैभव सिंह, 12 साल का है। उसके 5 साल बाद फिर हम लोग एक प्लानिंग किए कि एक बेटी हो जाए प्यारी सी। फिर हम लोग एक बेटी के लिए हम लोग प्लानिंग किए, और वैभव के 5 साल बाद एक प्रेग्नेंट हुई, जो कि मेरी नायरा थी। सुभर्णा गांगुली के पास वैभव हुआ। तो मेरी मम्मी जी और पापा जी, मेरे सास ससुर का इच्छा था कि मेरा सेकंड बेबी भी सुभर्णा गांगुली के पास हो, क्योंकि वो बहुत अच्छी डॉक्टर है, बहुत केयर करती है प्रेग्नेंट औरतों की, और बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ देती है, कैसे करके रहना है, प्रेगनेंसी के टाइम पे कैसा लाइफ स्टाइल रहना चाहिए, वो हर चीज़ बहुत अच्छी तरह से समझाती है। तो मेरे सास ससुर का मन था कि मेरा सेकंड बेबी भी सुभर्णा गांगुली के ही पास हो, क्योंकि उनकी बेटियों का भी वहीं पर हुआ है और अच्छी तरह से हुआ था। तो मैं सुभर्णा गांगुली के पास गई फर्स्ट मंथ में, जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो वो मुझे देखते ही बोले कि आपका फर्स्ट सीज़र हुआ है। वो मुझसे क्वेश्चन की, तो मैं बोली यस मैम, मेरा फर्स्ट सीज़र हुआ है, वैभव। तो बोले कि आपका फर्स्ट बच्चा सीज़र हुआ है, तो सेकंड बच्चा भी आपका सीज़र ही होगा। तो मैं चौंक गई। तो मैं बोली कि मैम ऐसे कैसे, 5 साल का तो डिफरेंस है, तो फिर सीज़र क्यों होगा। तो वो बोली कि नहीं, हम लोग अगर फर्स्ट सीज़र है तो हम लोग सेकंड भी सीज़र ही करते हैं, हम लोग नॉर्मल नहीं करते, क्योंकि हम लोग रिस्क नहीं लेते हैं। तो मैं थोड़ी मायूस हो गई कि जब 5 साल का डिफरेंस है तो फिर भी सीज़र क्यों। थोड़ा मायूस होके मैं घर आई। फिर मैं घर आके सबसे मैं बात की, तो वो लोग बोले कि नहीं, जैसा डॉक्टर बोल रहे हैं वैसा ही करो। तो मेरे मन में एक कन्फ्यूजन ही चलता रह रहा था कि जब 5 साल का डिफरेंस है तो अभी से फर्स्ट मंथ में ही डॉक्टर कैसे बता सकते हैं कि मेरा सीज़र ही, क्या पता नॉर्मल भी हो। तो मेरा नॉर्मल हो, मैं नॉर्मल बेबी चाहती थी, इसीलिए मेरी इच्छा था कि नॉर्मल ही हो। फिर उसके बाद मेरे घर के फैमिली, मेरे मम्मी जी, पापा जी और मेरे हस्बैंड किसी काम से बनारस चले गए मुझे छोड़ के। मुझे मायके में छोड़ दिए कि मैं प्रेग्नेंट औरत, मैं अकेले यहाँ क्या करूँगी। तो मुझे रानीगंज छोड़ते हुए मम्मी पापा और मेरे हस्बैंड चले गए बनारस चले गए। तो रानीगंज में जो मेरी भाभी रहती है, मेरी चचेरी भाभी है, तो उनसे मैं डिस्कसन की। तो मेरा सेकंड रूटीन चेकअप का टाइम हो चुका था। तो मेरा सेकंड रूटीन चेकअप का टाइम हो चुका था। तो मेरी मायके में मेरी एक चचेरी भाभी रहती है, तो मैं उसके साथ गई रूटीन चेकअप कराने। तो उस टाइम पे भी डॉक्टर वही बात सेम बोले कि नहीं, शायद मैं बोली कि मैम नहीं हो सकता है नॉर्मल, प्लीज़ ट्राई करिए। तो वो डायरेक्ट बोली कि मैं ट्राई बिल्कुल नहीं करती हूँ, फर्स्ट सीज़र है तो सेकंड भी सीज़र ही होगा, मैं नॉर्मल ट्राई नहीं करती हूँ, नॉर्मल होने का ट्राई ही नहीं करती। तो मेरी भाभी हमको बोली कि ऐसे कैसे बोल देती है कोई भी डॉक्टर, अभी तुम्हारा होने में तो बहुत टाइम है, अभी से बोल दी कि नॉर्मल नहीं होगा। तो भाभी बोली कि मेरी एक डॉक्टर है गीता मारवा, वो बहुत अच्छी है, एक बार चलो वहाँ पे दिखा लो, क्या पता शायद तुम जो चाहती हो वो सही हो जाए।
तो फिर मैं बोली ठीक है चलो एक बार दिखाने में क्या हर्जा है, सबकी राय तो लेनी ही चाहिए ना। तो मैं चली गई भाभी के साथ गीता मारवा डॉक्टर के पास। तो गीता मारवा के पास गई तो वो तो मुझे देखते ही बोली कि अरे ये कौन से डॉक्टर हैं जो देखते ही बोल दिए कि सीज़र होगा। नहीं, हम लोग 99% कोशिश करते हैं कि नॉर्मल हो, उसके बाद अगर नहीं होता है तो हम लोग सीज़र करते हैं। और आपका तो 5 साल का डिफरेंस है, आपका तो नॉर्मल होने का चांस बहुत है, 99% चांस है कि आपका नॉर्मल ही होगा। आप मेरे से चेकअप कराइए तो मैं कोशिश 99% कोशिश करूँगी कि आपका नॉर्मल हो। अब जो मैं चाहती थी सेकंड डॉक्टर से मैं वही सुनी, तो मेरे मन में इच्छा हुआ, एक मन में अलग सी खुशी भी हुई कि चलो मैं बार बार कौन चाहेगा कि पेट कटे। तो मैं सोची चलो शायद ये ठीक ही बोल रहे। तो फिर मैं उस डॉक्टर को छोड़कर मैं ये गीता मारवा के पास आई दिखाने। अब मैं हर मंथ रूटीन चेकअप के लिए मैं गीता मारवा को दिखाने लगी। थोड़े से मेरे सास ससुर भी अपसेट हुए कि मेरा बात नहीं रखी, बड़ों का बात नहीं मानी। फिर उन लोगों को मैं बहुत समझाई, मतलब पापा को, मेरे हस्बैंड को तो वो कुछ भी बोलते हैं वो तुरंत समझ जाते हैं, लेकिन मम्मी पापा को समझाना थोड़ा सा टाइम लगा। मम्मी भी समझ चुकी थी, पापा थोड़ा समझ नहीं रहे थे। तो पापा को समझाना पड़ा कि पापा आपकी हूँ, बार बार पेट कटेगा, आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ पापा करने दीजिए। तो फिर पापा कहें कि जो इच्छा वही करो, हमसे मत पूछो। तो फिर ठीक ही चल रहा था सिलसिला। 3-4 महीना तक दिखाते दिखाते उनका मशीन ख़राब हो गया था, जो जिससे देखते हैं कि बेबी कैसा है, बेबी ठीक है कि नहीं है। चौथा महीना से उनका मशीन ख़राब हो गया था और जब भी जाती थी वो हमेशा दिल का धड़कन, जो हार्ट बीट कहते हैं, वो सुनाती थी। तो देखो प्रतिमा तुम्हारा बेबी का हार्ट बीट सुनो, देखो प्रतिमा तुम्हारी बेबी का हार्ट बीट सुनो। तो सुनती थी, अच्छा लगता था, लेकिन कहीं ना कहीं एक टेंशन तो रहता था क्योंकि मेरा फर्स्ट बेबी हो चुका था, तो इससे मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज था। तो मैं सोचती थी कि हर महीना आ रही हूँ, सिर्फ हमेशा ये हार्ट बीट ही सुना दे रही है। तो मैं कहीं भी कि मैम वो एक होता है कंप्यूटर में पिक्चर आता है बेबी का, तो वो वाली मशीन उसकी वो 1 महीना ही एक ही बार सिर्फ देखी, दूसरे मतलब चौथे महीने से उसका मशीन ख़राब हो गया। कि मैं बीच में बोली भी कि मैम आप ये मशीन नहीं चेक कर रहे, आप सिर्फ हार्ट बीट ही सुना रहे। तो बोली कि मेरा मशीन ख़राब हो गया है, बनाने दी हूँ। तो फिर हमें चलो ठीक है, आखिर डॉक्टर के हाथ में तो हूँ, डॉक्टर तो मुझे देख तो रही है, मेरा बुरा भला वो समझ तो रही है। तो मैं उस पर बहुत ज़्यादा मैं उसके ऊपर ट्रस्ट में आ गई। तो फिर जब 7 महीना में एक सोनोग्राफी चेकअप होता है, तो वो बोली कि आप 7वां महीना लगा है, आप सोनोग्राफी कराइए। और सच में फ्रेंड्स, वो इतना बार बार बुलाती थी, इतना चेकअप करती थी, इतना दवाई देती थी कि एक मन में खुशी भी होता था कि शायद इनका हर एक बात मैं मानूंगी तो मेरा नॉर्मल ही होगा। तो मैं भी पागलों की तरह जितना बार बुलाती थी उतना बार मैं उसके पास जाती थी, ये कराओ, वो रूटीन का चेकअप कराओ, वैसा करो, ऐसा करो। मैं हर एक बात मानती थी, एक भी दवाई उनका मिस नहीं करती थी। और फर्स्ट बेबी के टाइम में तो मैं दवाई मिस कर देती थी, दवाई नहीं खाती थी। तब थोड़ी सी नासमझ थी, उतना समझ नहीं था, लेकिन इस टाइम में लगा कि नहीं, इनका हर एक बात मानूंगी तो शायद मेरा नॉर्मल ही होगा, क्योंकि वैभव के टाइम में सीज़र हो चुका था। तो 7वां महीना में जब सोनोग्राफी करके आई तो डॉक्टर देख के गुस्सा हो गए, बोले कि तुम्हारी पेट में तो बेबी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ठीक से रह नहीं रही हो क्या, ठीक से खा पी नहीं रही हो, रेस्ट नहीं ले रही हो, हाँ बेबी एकदम वीक है। अब मैं डर गई, बोले मैम मैं तो ठीक से ही रह रही हूँ, तो फिर क्या हो गया बेबी को। तो बोला ठीक है, दवाई दे रही हूँ, टॉनिक दे रही हूँ, अच्छा से खाओ पियो और 1 महीना बेड रेस्ट लो, उसके बाद आओ तो फिर देखते हैं। तो फिर 1 महीना बीता। 1 महीना के बाद जब मैं अपने हस्बैंड के साथ गई तो बोले मैम, तो वो फिर वही बस हार्ट बीट सुनाई और बोली कि हाँ अभी ठीक है। तो मैम ठीक है ना, हाँ ठीक है। तो मतलब ज़्यादा उस बात को खींची नहीं, ठीक है बस बोली। तो उसके बाद फिर बस रूटीन चेकअप होते रहा, होते 9वां महीना लग गया। फिर 9 महीना में डिलीवरी के टाइम में सुबह से मेरे पेट पे पेन कर रहा था, बहुत पेन कर रहा था।
तो मैं खुश हो रही हूँ क्योंकि नायरा का होने का सिर्फ 2 डेज़ ही बाकी था। तो मुझे भी होने का टाइम हो गया, इसलिए पेन हो रहा है। मैं अंदर ही अंदर उस पेन को सहन कर रही थी। जब शाम हो गया तो फिर बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं अपनी सास को, मतलब मम्मी जी को मैं कही कि मम्मी, पेन तो बहुत कर रहा है, क्या करें, एक बार चलें डॉक्टर के पास। तो मम्मी कही, अरे हाँ, तब कुछ सुबह से हो रहा था तो तुम अब बोल रही हो, चलो चलो जल्दी चलो। तो ऐसे बहुत ज़्यादा खास नहीं दर्द दे रहा था, मैं सह पा रही थी। तो फिर मैं खुशी खुशी गई कि शायद अब मेरी बेटी होने वाली है। तो जैसे गई, डॉक्टर मेरा पेट वेट चेक की और बोली कि अभी इमिडिएटली सीज़र करना होगा, नहीं तो बच्चा को कुछ भी हो सकता है। तो मैं तो टेंशन में आ गई कि ये कहें कि नॉर्मल होगा। अब उस समय तो कोई बहस करने का, कुछ बात करने का समय ही नहीं था। तो अब क्या बोलूँ डॉक्टर के आगे, क्योंकि डॉक्टर तो खुद ही समझदार है, तभी ना वो डॉक्टर बनी है। तब मैं कुछ बोली नहीं। ठीक है, जल्दी जल्दी हम लोग ऑपरेशन थिएटर में मुझे घुसा दी वो लोग, मैं ड्रेस वेस चेंज करके। तो मेरी सास बोली कि देखिए, कुछ भी हो, आप बच्चा बंद करने का भी ऑपरेशन इनका कर दीजिए एक ही बार में, क्योंकि बार बार पेट कटे, बार बार लड़की का ऑपरेशन हो तो उसको कष्ट हो रहा है। तो इसीलिए अगर आप सीज़र कर रहे हैं तो एक ही बार बच्चा बंद करने का ऑपरेशन भी कर दीजिए। तो वो लोग फॉर्म में साइन करवाए कि ठीक है। तो मेरी सास आराम से खुल के साइन भी की कि हाँ ठीक है, एक ही बार सब चीज़ का ऑपरेशन हो जाए, कि मेरी बहू को बार बार इस चीज़ का प्रॉब्लम ना हो। तो ऑपरेशन थिएटर में घुसते ही वो लोग आँख में कुछ बांध देते हैं, काला कपड़ा जैसा, हाँ, और नीचे कमर से सुई लगा के सुन कर दिया जाता है। तो मेरे दिमाग तो मेरा ओपन था, तो वो लोग क्या गुजगुज धीरे धीरे आपस में बात कर रही थी, मुझे सुनाई दे रहा था। तो मेरा ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन सीज़र होना शुरू हो गया था। तो बहुत देरी से ही मेरा चल रहा है। वो लोग पता नहीं क्या कर रही है, धीरे धीरे आपस में बात भी कर रही है, कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। उसके बाद जैसे ही मेरी बेटी नायरा हुई तो मुझे कुछ पता नहीं चला। मुझे वैभव के टाइम में तुरंत पता चला, क्योंकि वैभव जैसे बाहर निकलते ही वै वै चिल्ला चिल्ला के रोने लगा। तो मुझे पता चल गया बाबू हो चुका है। तो मैं मैम से पूछी, मैम क्या हुआ? तो सुभगना गांगुली बोली कि प्रतिमा, आपका बेटा हुआ। पर इसके टाइम पे इतना टाइम हो चुका था, ऑपरेशन चल ही रहा है, टाइम लग गया था, और फिर लोग आपस में कुछ डिस्कशन भी चल रहा था। तो फिर जब उसके फिर कितने देर बाद सुनाई दिया चट चट मारने का, जब मारने का आवाज़ आया, तो मुझे लगा कि शायद बेबी हो गया है। तो फिर मैं मैम से पूछी कि मैम क्या हुआ है? तो वो लोग बहुत मायूस होके बोले, प्रतिमा बेटी हुई। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई कि मैं तो चाहती थी कि मेरी बेटी हो। तो मुझे मन में डाउट हुआ कि बेटी मेरी हुई, मायूस ये क्यों हो रहे हैं? तो मैं उसी में ही, मेरा पेट कटा है, मेरा ऑपरेशन हो रहा है, मैं उसी में बोल रही हूँ। तो मैम ये तो खुशी की बात है ना, बेटी हुई तो वो लोग मायूस होकर बोले, हाँ खुशी की ही बात है, बस इतना ही बोले। और फिर केबिन में ट्रांसफ़र किया गया मुझे, केबिन रूम में। तो थोड़ी देर बाद जब बेबी आई मेरे पास, मतलब मेरी नायरा मेरे पास आई, तो एकदम इतनी छोटी सी, कोई लग रहा है कि उस पर कोई जान ही नहीं है। तो पता चला कि वो सिर्फ 1.5 किलो की हुई है, 1 किलो 500 या 600, इतना ही बस। तो मैं देख के चौंक गई कि मेरा बेटा इतना सुंदर हुआ था, बेटी ऐसे क्यों हो गई? एक तो सीज़र, ऊपर से बच्चा इतना कमज़ोर, सिर्फ 1.5 किलो की बेटी, और इतनी कमज़ोर थी कि वो पैदा होते समय वो नहीं रोई, इसीलिए उसको मारा जा रहा था, जो कि चट चट वही मेरे कान में सुनाई दिया। इसी से पता चला कि मेरी बेटी हुई है। तो फिर डॉक्टर आके बोल रहे हैं कि प्रतिमा, तुम्हारी बेटी बहुत कमज़ोर हुई है। अब उस समय पूछने और उनसे बहस करने, उनसे पूछने और उनसे ज़्यादा बात आगे बढ़ाने का मेरे शरीर में उतना क्षमता ही नहीं था। मैं सुन के कुछ बोली नहीं। ठीक है,
मैं सोची कि चलो कमज़ोर है तो क्या हुआ, मेरी सास अब खुद की 3-4 बच्चे हुए हैं, पोता नाती पोती सब हुए हैं, तो उन लोगों को संभाली है मेरी सास, इनको भी सही कर देगी, इसको भी सही कर देगी। मैं कुछ नहीं बोली। तो मैं यही सोच के खुश थी, चलो मेरी सास है, तेल मालिश वालिश होगा, सही हो जाएगी। लेकिन वो इतनी कमज़ोर, ना वो दूध पी पा रही है, मतलब मेरा, ना वो रो रही है, इतनी ज़्यादा कमज़ोर थी। बच्चे खुल के रोते हैं, वो खुल के रोना तो दूर की बात, वो नॉर्मल भी, मतलब वो रो ही नहीं पा रही थी, इतनी कमज़ोर थी, ना वो दूध पी पा रही थी, कुछ नहीं। अब डॉक्टर तो बोल के चले गए कि तुम्हारी बेटी कमज़ोर हुई है। अब परेशानी तो हम लोग की थी। तो मेरी सास ज़बरदस्ती फीडिंग करवा रही है, दूध पिला रही है मेरा, वो दूध ही नहीं टान पा रही है क्योंकि वो इतनी ज़्यादा वो कमज़ोर थी। तो ऐसे करते करते 1 से 1.5 दिन बीत गए, 1 से 1.5 दिन बीत चुका। तो मेरी सास अपने घर चली गई, मेरे मायके से मेरी मम्मी हॉस्पिटल में मेरे साथ थी। तो मेरी सास बोली कि आज तुम्हारी मम्मी रहे, मैं बाद में आऊँगी, ठीक है। कुछ मम्मी को घर भी तो देखना था क्योंकि मेरा एक बेटा भी था, मेरा एक बेटा भी है, तो मम्मी को घर भी संभालना था। तो मम्मी बोली कि आज तुम अपनी मम्मी के साथ रहो, मैं जा रही हूँ, शाम को आऊँगी। तो ठीक है मम्मी। तो मेरी मम्मी रही। तो उस 1.5 से 2 दिन बाद बच्चा रो रहा है, वो भी रुलाई, ऐसा रुलाई कि जैसा लग रहा है कि उसको कुछ कष्ट हो रहा है, ऐसे जैसे लग रहा है कि उसका सांस अटक रहा है, ऐसे इस तरह से वो रो रही थी। तो मम्मी समझ नहीं पा रही है, मतलब मेरी सेकंड मम्मी है, मेरी मम्मी तो नहीं है, आप लोग जानते हैं। तो मेरी जो सेकंड मम्मी है वो समझ नहीं पा रही कि इस तरह से क्यों रो रही है। तो मैं मम्मी को बोली कि मम्मी एक बार नर्स को बुलाइए ना, शायद वो समझ पाए। एक तो 1.5 से 2 दिन बाद रो रही है, वो भी इस तरह का रुलाई क्यों रो रही है। हाँ, रोना है तो खुल खुल के रोना चाहिए मम्मी, इसको ज़रूर कुछ कष्ट हो रहा होगा, आप नर्स को बुलाइए। पर आप लोग अधिकतर नर्स लोग को तो जानते ही हैं, पढ़ी लिखी होती नहीं है, बस 2 पैसे के लिए जॉब में लग जाती है। और वो डॉक्टर लोग भी, जो पढ़ी लिखी नर्स होती है वो लोग ज़्यादा चार्ज करेगी, इसीलिए कोई भी लोकल नर्स जो कम पढ़ी लिखी है वो लोग को घुसा देती है। 2-3 हज़ार में नर्स दिन भर काम करती है, जिनको कोई चीज़ का नॉलेज होता नहीं है। मैं आज यूट्यूब में खुल के बोल रही हूँ, चाहे मेरा यूट्यूब बंद भी क्यों ना हो जाए। आज मेरी बेटी का ज़िंदगी का सवाल आ गया है, और हर बेटी और बेटा के ज़िंदगी का सवाल आ सकता है अगर आज मैं खुल के नहीं बोलूँगी तो। मम्मी गई नर्स को बुलाने, तो मम्मी इतना कस के वो नर्स डांटी मेरी मम्मी को कि हाँ रो रही है तो क्या हुआ, अच्छी बात है ना, रो रही है तो हाँ, तुमको तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी नातनी इतना दिन बाद रो रही है। अरे पहले आकर देखो तो कि वो किस टाइप से रो रही है, कितना कष्ट भरा रो रही है, उसका रुलाई नॉर्मल बच्चों जैसा नहीं है। ये चीज़ उन लोग को समझना चाहिए, पर वो लोग कोई आई नहीं। मम्मी डर से वापस आ गई, क्योंकि मेरी मम्मी भी थोड़ी कम पढ़ी लिखी है, उतना नर्वस हो गई, नर्स डांटी तो वापस आ गई। तो वो भगवान का ही मेहरबानी था कि कुछ ही देर बाद जैसे ही मेरी बेटी रो रही थी, 2 घंटे बाद लगता है वो भगवान का ही मेहरबानी था कि मेरी सास को भगवान भेज दी। तो मम्मी आई, तो मेरी मम्मी मेरी सास के गोद में नायरा को दे दी और कही कि अब मुझे जाना होगा, मुझे भी घर, मैं कितने देर से घर छोड़कर आई हूँ, अब आप रहिए और देखिए ना आपकी पोती कैसे रो रही है, एक बार आप देख लीजिए। तो मम्मी चली गई। तो मेरी सास उसका चेहरा देख रही है, बोली कि नीलू ये तो बहुत अजीब तरीक़ा से रो रही है, ये तो नॉर्मल बच्चों की तरह। तो मैं, हाँ मम्मी यही तो मैं भी बोलना चाहती हूँ कि बहुत अजीब तरीक़ा से रो रही है, और यहाँ की कोई नर्स नहीं सुन रहे हैं। मम्मी बोलने गई तो उसको डांट के भगा दिया गया। अब मम्मी पूरा हॉस्पिटल में हंगामा मचा दी कि कहाँ गए डॉक्टर, ये बेटी कब से रो रही है, इसका नॉर्मल बेबी की तरह रुलाई है ही नहीं, मुझे इमीडिएटली डॉक्टर चाहिए जल्दी से। तब नर्स लोग डर से जल्दी गीता मारवा को फ़ोन की, बोली कि आप जल्दी आइए, यहाँ पे हंगामा मच रहा है। तो वो डॉक्टर आई, इतना एटीट्यूड में आई कि मैं क्या बताऊँ। ठीक है हल्ला मत करिए। अरे यहाँ किसी का जान जा रहा है और आप हल्ला मत करिए। हाँ, मेरी मम्मी
सिर्फ एक ही बात कही, मुझे आपसे चेकअप नहीं कराना है, मेरे फैमिली डॉक्टर है उनको बुलाइए। एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, हम लोग के फैमिली डॉक्टर जैसे ही हैं, वो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं। तो मम्मी, मैं उनका नाम नहीं बताना चाहती हूँ, तो मम्मी कही कि उनको बुलाइए। तो फिर गीता मारवा जल्दी से उस डॉक्टर को फ़ोन की और बुलाई। तो जब वो डॉक्टर के जो हम लोग के फैमिली डॉक्टर थे, उनके आते आते नायरा का पूरा हालत ख़राब हो चुका था। नायरा पूरा नीला पड़ चुकी थी, जीभ पूरा नीला हो गया था। ये आँख में जो ये काला वाला, ये आँख का जो बीच का जो काला वाला होता है, ये पूरा गुलट गया था, आँख पूरा वाइट जैसा। मतलब उसका हालत पूरी तरह से, मैं पूरा रो रही थी, मम्मी रो रही थी पूरा कि, और एकदम जैसे उसका हाथ पैर सब झूल गया था कि मतलब उस दिन उसका क्या बोलूँ, मेरी बेटी है, बोला नहीं जा रहा। उस दिन वो लास्ट डे था। अगर वो डॉक्टर सही टाइम पे नहीं आते, तो जो हमारे फैमिली डॉक्टर थे, अगर वो टाइम पे नहीं आते तो उस दिन वो नायरा का लास्ट डे था। वो जल्दी से आए, टॉस से आंख मुंह देखें तो कहें कि अरे इसको जल्दी से तो ऑक्सीजन ला के दो, ऑक्सीजन देते इसको जल्दी से आईसीयू में एडमिट करना होगा, नहीं तो जल्दी करो जल्दी करो। तो इतना फास्ट काम हो रहा था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक नायरा को क्या हो गया। 15 दिन आईसीयू में एडमिट रही मेरी बेटी ऑक्सीजन के साथ। यही अटैक, जो रोने में कष्ट, आँख को गुलट जाना, ये अटैक वहाँ पे आईसीयू में भी हुआ था, आनंद लोक रानीगंज हॉस्पिटल में। अब 15 दिन नायरा एक हॉस्पिटल में, माँ एक हॉस्पिटल में। इतना उस टाइम पे ख़राब लगता था कि मैं डिलीवरी करने आई, सिर्फ अब मुझे 8 दिन वहाँ रखने का बात था। 2 दिन बाद, 1.5-2 दिन में ही नायरा चली गई। वो झूला मेरे बगल में सूना पड़ा रहता था, उसको देखती थी और मैं रोती थी, उसको देखती थी और रोती थी कि बेटी का चाहत रखने वाले इंसान को इतना बड़ा सजा। उसके बाद क्या हुआ, तो वहाँ जो मेरे फैमिली डॉक्टर थे, वो मेरी सास को बोली कि इसको माँ का दूध मिले तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, माँ का दूध से शरीर बच्चों का ग्रोथ जल्दी बढ़ता है, स्ट्रांग होती है, तो माँ का दूध चाहिए। तो मेरी सासू माँ इतना छोटा सा स्टील का डब्बा लाती थी, उसमें मैं दूध निकाल कर देती थी और फिर वो दूसरे हॉस्पिटल में जाता था। लगातार 10-15 दिन ऐसा ही चला। आपको पता है नायरा को क्या हुआ था? नायरा को मिर्गी का अटैक पड़ा था। उसके बाद फिर हॉस्पिटल से छूटी, फिर हम लोग माँ बेटी एक साथ अपने ससुराल आए। उसके बाद नायरा का रूटीन चेकअप के लिए मैं गई अपने फैमिली डॉक्टर के पास। तो वो, आपको पता है वो क्या बोले? कि वो बोले कि नायरा के साथ जो हुआ है सरासर सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की गलती है। क्यों गलती है? जब आपको पता है कि नायरा 1.5 किलो की हुई है तो तुरंत उसके मुंह में ऑक्सीजन देना चाहिए था। जब आपको पता है कि नायरा पैदा होते के साथ रोई नहीं है, ये साइंटिफिक बात है, ये शायद आप लोगों को भी पता है, बच्चा पैदा होते के साथ तुरंत बच्चे रोते हैं, और जो बच्चे ना रोए तुरंत उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। बोलते हैं बच्चे रोने से जो अंदर का जो बैक्टीरिया है वो निकलता है, चीख चीख के रोने से जो माइंड का नस, उसका क्या क्या शरीर का नस सब खुलता है बच्चे जब चीख चीख के रोते हैं। तो जब मेरी बेटी नहीं रोई तो उनको ऑक्सीजन देना चाहिए था, और जैसे ही पता चला कि वज़न कम है तो वज़न कम होते तो ऑक्सीजन देना ही चाहिए था, और जब नहीं रोई तो तुरंत ऑक्सीजन देना चाहिए था। पता नहीं वो क्यों नहीं दी, क्यों इतना अनकेयर कर दी, क्यों इसको इसी तरह मरने के लिए वो छोड़ दी, मुझे अब तक समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरे फैमिली डॉक्टर वो बोले कि आप लोग आराम से इसके ऊपर केस लगा सकते हैं, अगर आप लोग अगर आप लोग जीत जाएंगे तो आपको नायरा का इलाज के लिए पैसा देगी।
तो फिर ये भी बात बोलेगी छोड़िए इसमें फिर बहुत समय लग जाएगा, अभी फ़िलहाल आप लोगों को ज़रूरत है सिर्फ नायरा को ध्यान देना, नायरा का सही से सही जगह में ट्रीटमेंट हो और आप लोग ध्यान दें। तो उसने मुझे भेलोर के लिए सजेशन दिया कि आप लोग भेलोर जाइए, वहाँ पे एक बार दिखाइए डॉक्टर क्या बोलते हैं। तो मैं भेलोर गई, वहाँ भी मेरा ये सब सुने। वो लोग पहले सुनते हैं कि बच्चा का ऐसा होने का रीज़न क्या है। तो वो लोग तो इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए, बोले कि डॉक्टर भी ऐसे होते हैं, इतना केयरलेस है। डॉक्टर को इंसान भगवान ही ना समझते हैं फ्रेंड्स। हाँ, हम लोग तो कुछ नहीं जानते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, सब कुछ तो डॉक्टर ही ना जानते हैं। हम लोग डॉक्टर पे ही ट्रस्ट कर, तो सारा विश्वास सारा बिलीफ सब कुछ हम लोग डॉक्टर पे छोड़ देते हैं। और जब डॉक्टर ही ऐसा करें, वो लोग को सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है। गलती मेरी भी है कि मैं पहला डॉक्टर नहीं दिखाई नॉर्मल के चक्कर में। हाँ, मैं क्या बोलूँ। तो जैसे कि कलकत्ता में, भेलोर में, अभी अगले साल ही गई थी कोयम्बटूर, बेंगलोर के बगल में है। वो लोग भी सुने तो वो लोग भी बोले कि अगर आप लोग केस करते तो आप लोग को नायरा के ट्रीटमेंट के लिए इतना टेंशन लेना नहीं पड़ता। लेकिन अब केस करके क्या फ़ायदा है। बस मुझे यही रिक्वेस्ट है गीता मारवा से, अगर ये मेरा मैसेज वहाँ तक पहुँचे तो प्लीज़ आप लोग किसी की ज़िंदगी के साथ मत खेलिए 2 पैसों के लिए। वो आज से डॉक्टर नहीं है, वो 40-50 साल से वो डॉक्टर है, वो लाखों नहीं वो करोड़ों रुपया कमा चुकी है। अब किसी की ज़िंदगी के साथ मत खेलो। वो एक्चुअली क्या है ना, वो एकदम मोटी है और एजेड है, अब तो शायद और एज हो गया होगा। तो अब उस पर मैं केस लगा के मैं उन पर और कुछ मैं खुद पाप नहीं लेना चाहती। उनको तो खूब वो उनका एज तो रिटायर 10 साल पहले हो जाने का उम्र हो चुका था, लेकिन इन लोग को पैसा कमाना है तो क्यों रिटायर ले। पैसा अब उम्र हो गया है लेकिन बैठना है कमाने के लिए। किसी को ठीक से सजेशन नहीं दे पा रही है, उठ के किसी का ठीक से ट्रीटमेंट नहीं कर पा रही है, किसी को ज़्यादा किसी पेशेंट के साथ ज़्यादा बकबक नहीं कर पा रही है क्योंकि वो एजेड है, वो नहीं पकड़ कर पा रही है। लेकिन फिर भी चेयर में बैठना है क्योंकि उनको पैसा कमाना है। नॉर्मल के लालच में एक पेशेंट को बांध के रखना और फिर जैसे तैसे ट्रीटमेंट करके गाय बकरी की तरह छोड़ देना। किसी का लक अच्छा रहा तो नॉर्मल हो गया और किसी के मेरे तरह बेड लक रहा तो सीज़र हो गया। सीज़र हुआ, बच्चे को फेंक दो, क्या मतलब। पर मुझे तो मिल गया 50,000। बाकी अब ये 50,000 रुपया के लिए ये ज़िंदगी भर जो मुझे और नायरा को कितना कष्ट होने वाला है, आगे क्या होगा नहीं होगा ये सब नहीं पता मुझे। तो अगले साल मैं कोयम्बटूर गई, वहाँ पे डॉक्टर बोले कि जब ये 9-10 साल की होगी तो इसका एक ऑपरेशन होगा, तो शायद 65% ये ठीक हो जाएगी। तो मैं जानती हूँ कि अगर ये ठीक भी होगी तो बस वही 50-65 ही % ठीक होगी। ठीक है, मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं बहुत बड़ा आस रखूँ कि नहीं मेरी बेटी हम लोग के जैसा ही नॉर्मल चले। ये मैं जानती हूँ हम लोग के जैसा नॉर्मल नहीं हो पाएगी। बस भगवान करे 65% भी मेरी बेटी ठीक हो जाए और मुझे इससे कुछ नहीं चाहिए। अपने इतना कर सके कि वो अपने डिपेंड में हर काम कर सके, किसी के भरोसे में ना रहे, हर काम वो खुद कर सके। आज मैं हूँ तो मैं कर दे रही हूँ, कल दिन अगर मैं नहीं रहूँगी तो इसका कौन करेगा। भाई तो आज है बहुत, अपने से भी ज़्यादा, अपने जान से भी ज़्यादा भाई इसको बहुत प्यार करता है। पर कल दिन उसके वाइफ आएगी तो तब उसका बिहेवियर कैसा होगा कोई नहीं बता सकता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इतना मेरी बेटी ठीक हो जाए कि वो अपना काम खुद कर सके। तो कोयम्बटूर में जैसे कि पता चला कि वहाँ पे 8-10 लाख का खर्चा है। तो ठीक है, हम लोग कोशिश में लगे हैं। तो फ्रेंड्स, बस मैं यही चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें कि ताकि यूट्यूब के माध्यम से मैं अपनी बेटी का सही जगह सही ढंग से इलाज कर पाऊँ, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि ताकि हर डॉक्टर ये वीडियो देखे और किसी की ज़िंदगी के साथ ना खेले कुछ चंद पैसों के लिए, कि उनको कोई फ़र्क ना पड़े कि कुछ भी हो, हमको तो पैसों से मतलब है। हम लोग डॉक्टर को भगवान समझते हैं तो वो लोग भी भगवान ही बन के रहे। फिर भी भगवान को तो हम लोग प्रसाद चढ़ा देते हैं
10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया का, बस भगवान उसी में हम लोगों की मनोकामना पूरी करते हैं। पर हम लोग डॉक्टर को तो लाखों लाखों रुपया दे देते हैं। तो ये चीज़ वो लोग क्यों नहीं समझते हैं? उनके ही विश्वास में तो हम लोग का विश्वास जुड़ा रहता है। तो फिर ऐसा करके उनको क्या मिला? ऐसा तो नहीं है कि वो गीता मारवा बहुत नई डॉक्टर थी, उनको नया नया कमाना था। वो मेरे ख्याल से 30-40 साल से वो ये जॉब कर रही है डॉक्टर का। तो फिर ऐसा वो मेरे साथ ऐसा क्यों की? क्या पता कितने लोगों के साथ की है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि वो देखे इस वीडियो को, और किसी के साथ भी ऐसा ना करें प्लीज़। आप लोगों से मुझे रिक्वेस्ट है। मेरी बेटी को जो प्रॉब्लम है इसे कहते हैं सेरेब्रल पाल्सी, सीपी चाइल्ड। मैं इसे इलाहाबाद भी लेकर गई हूँ। मैं 3 महीना रेंट में लेकर इसे रही हूँ वहाँ पर, अपने एक बड़ा बेटा को छोड़ के। बड़ा बेटा को यहाँ मेरा सास ससुर के पास रख के मैं और मेरे हस्बैंड बेटी को लेकर इलाहाबाद भी गई हूँ। मैं वहाँ पे 3 महीना रेंट में रही हूँ। जो अपना घर में इतना सुविधा के साथ जो अपने बेटी के साथ रहती हूँ, आज वो हम लोग इसको लेकर हम लोग बहुत कष्ट किए। पर ये मुझे कष्ट नहीं लगता है, क्योंकि बस कहीं से भी कुछ भी करके मेरी बेटी ठीक हो जाए, मेरे दिमाग में बस यही रहता है। इसलिए मुझे ये सब कोई कष्ट नहीं लगता है। लेकिन एक बेटा छोड़कर माँ एक बेटी को ठीक करने के लिए 3-4 महीना के लिए इलाहाबाद जाके शिफ्ट होना, वहाँ गर्मी में रेंट में कोई ठीक से पानी अवेलेबल नहीं, बाथरूम ठीक से अवेलेबल नहीं, वहाँ पर मैं इसे लेकर रही हूँ। तो वहाँ भी एक्सरसाइज चला, जूता मिला, लेकिन अब मैं कितना दिन रह सकती हूँ एक बेटा को छोड़ के? क्योंकि बेटा को जब मजबूरी में छोड़ना पड़ा, क्योंकि इसका यहाँ पढ़ाई है। तो उसके बाद वहाँ से एक्सरसाइज सीख के ट्रेंड होके फिर मैं यहाँ आ गई। अब मैं यहाँ करवाती हूँ एक्सरसाइज। और प्लीज़ फ्रेंड, तो आप लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि किसी माँ के साथ ऐसा ना हो। और कोई अगर डॉक्टर भी ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ समझ जाइए। हाँ, जो अच्छे हैं उनके लिए ये वीडियो नहीं है, लेकिन जो पैसा कमाने के लिए सिर्फ अपना चेम्बर खोल के रखे हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। आप लोग भी किसी की माँ हैं, आपके बच्चे हैं, हम लोग के बच्चे नहीं हैं। आज मेरा बेटा दौड़ता है, कूदता है, खेलता है, तो मन में बहुत खुशी होती है। पर उसी जगह में मेरी बेटी बैठी रहती है, मेरे ही भरोसे में रहती है कि मम्मी मुझे उठा के यहाँ ले जाएगी, वहाँ ले जाएगी। तो माँ हूँ ना, दर्द तो होगा। अगर कोई माँ अगर देख रही है तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना तकलीफ़ होता है। जब एक बच्चा ऐसा होता है तो उस माँ को कितना तकलीफ़ होता है, ये आप लोग समझ सकते हैं। तो वुमेन प्रेग्नेंट है, मैं उसके लिए ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जो औरतें प्रेग्नेंट रहती हैं वो लोग प्लीज़ अलर्ट रहे, खान पीन दवाई में, और अच्छा से अच्छा डॉक्टर दिखाएं, अपने हेल्थ का ध्यान दें। 9 महीना सिर्फ अपने बारे में सोचें, क्योंकि अगर बच्चा सही नहीं निकला तो ज़िंदगी भर अपने बारे में सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, सिर्फ बच्चे के पीछे दौड़ते रह जाएंगे। तो इसीलिए फ्रेंड्स, जो भी महिलाएं हैं वो लोग अपने बारे में सोचें, सही ढंग का डॉक्टर दिखाएं, सही खान पीन करें, और आप सही रहेंगे, आपके बच्चे सही रहेंगे तो आप पूरे फैमिली को आप केयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे सही नहीं रहते हैं तो पूरा फैमिली डगमगा जाता है। पूरा फैमिली का एक ही मोटिव रहेगा कि बस बेटी ठीक हो जाए, बेटी ठीक हो जाए, बेटी ठीक हो जाए। लेकिन जब फैमिली में सारे मेंबर सही रहते हैं तो सब अपने अपने काम पे लगे रहते हैं। आज जैसे मम्मी जी, पापा जी, मेरे हस्बैंड, सबका मोटिव एक ही है कि नायरा ठीक हो जाए। तो ऐसा किसी के साथ ना हो। तो फ्रेंड्स, मेरी जो बेटी है, जो सीपी चाइल्ड, ये ऐसी क्यों हो गई, ये आप लोगों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर की। अब आप लोग भी सावधान रह जाइए, और आप लोग ज़्यादा इतना शेयर करें कि ये वीडियो हर डॉक्टर भी देखें, कि ताकि अगर डॉक्टर के दिल में इंसानियत रहे तो वो समझ जाए कि किसी की ज़िंदगी के साथ खेलने से क्या असर होता है। पैसों के लिए किसी की ज़िंदगी के साथ ना खेलें। और एक बात कहूँ, जब ऐसा बच्चा हो जाता है तो अपने लोग भी मदद नहीं करते हैं। अभी इस
इस महंगाई के ज़माने में अपना अपना फैमिली चलाना भी बहुत मुश्किल है, तो दूसरे के हेल्प क्या करें। और इस तरह के बच्चे हो जाने के बाद छोटा मोटा ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होते हैं बच्चे। आपको पता है, जो मेरी बेटी शूज़ पहन के चलती है, उस शूज़ का दाम है 30,000, 30,000 रुपया, ठीक है। और जब मैं इलाहाबाद में थी तो 4 से 5 लाख रुपया खर्चा हुआ है। और अभी मैं कोयम्बटूर में जाऊंगी तो वहाँ पे डॉक्टर तो खुल के नहीं बताए हैं कितना लगेगा ट्रीटमेंट में, लेकिन जहाँ से मुझे जानकारी मिली है 8 से 10 लाख रुपया खर्च है। तो इसीलिए आप लोग प्लीज़ प्रेग्नेंट औरतों के लिए इतना सावधान रहें कि कभी इस तरह का मौका ना आए, ठीक है। और कोई भी हेल्प नहीं करता है, सिर्फ अपने हस्बैंड और अपने घर के जो सदस्य हैं वो लोग को छोड़ के और कोई बाहरी लोग कोई हेल्प नहीं करते। यहाँ तक कि एक मायके वाले अगर समर्थ रहें देने के जैसा तो करेंगे, नहीं तो और कोई लोग हेल्प नहीं करते हैं। इसीलिए कभी ऐसा नौबत ना आए कि किसी से हेल्प मांगने की ज़रूरत पड़े। हर कोई अपना अपना प्रॉब्लम बताने लग जाता है कि मेरा तो खुद ऐसा प्रॉब्लम है, मेरा ऐसा प्रॉब्लम है। तो इसीलिए बिल्कुल नौबत ना आए कि ऐसा फेस करना पड़े और किसी से पैसा मांगना पड़े। तो अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, सावधान रहें, स्पेशली प्रेग्नेंट औरत के लिए।